नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। चंपावत में पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर जश्न है। पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही। गोलजीयू देवता से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की है। सीएम धामी के लिए भी विशेष पूजा अर्चना। स्वस्थ रहे मोदी, आगे बढ़े देश, चारों तरफ यही गूंज सुनाई दे रही है। चंपावत में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल कंप्लीट हुए और ऐसे में इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगह जगह जश्न का ये माहौल है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। देवता और तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। गोलजीयू देवता से प्रार्थना की गई है। इस दौरान पीएम मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, राष्ट्र के विकास में उनके निरंतर सफल नेतृत्व की कामना की गई है। कार्यक्रम में भाजपा के दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महराना, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास शाह सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 12 वर्षों का सफर, आस्था का असर संदेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को याद किया गया। उपलब्धियां गिनाई गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। प्रांगण में हम लोग आए हैं और जैसा कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लगातार सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड बनाया है, हम यहाँ पर उनके यशस्वी जीवन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इन 12 वर्षों में आदरणीय मोदी जी द्वारा इस हमारे भारतवर्ष में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे भारत को आज चौथी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया हो, तो ऐसे हमारे पूरे विश्व के नेता आदरणीय मोदी जी के यशस्वी जीवन की कामना करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। यहाँ पर गोलजीयू प्रांगण मोदी जी के इस भारत में 12 साल जो कार्यकाल के पूरे हुए हैं, 12 साल विकास के, 12 साल विश्वास के, उसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर कार्यक्रम कर रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आदरणीय मोदी जी के दीर्घायु की कामना को लेके चंपावत के प्रसिद्ध न्यायकारी देवता गोलजीयू के मंदिर में पूजा अर्चना की और मोदी जी के दीर्घायु की कामना की और भगवान से प्रार्थना की कि वो अभी भारत को और बुलंदियों पर ले जाएं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में खुशी का माहौल है। पीएम मोदी के लंबे कार्यकाल पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही बद्री केदार धाम में भव्य हवन अनुष्ठान किए गए। प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए मांगी गई है दुआएं। देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। 4 धाम के विकास कार्यों पर आभार भी जताया गया है। पीएम मोदी के सफल और लंबे कार्यकाल को लेकर उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा। इस ऐतिहासिक अवसर पर बद्री और केदारनाथ धाम और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। हवन अनुष्ठान भी किया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि BKTC के मुताबिक इस दौरान देश में हुए विकास कार्यों के लिए भगवान का आभार जताया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु, देश की सुख समृद्धि, शांति और अटूट एकता के लिए विशेष प्रार्थना की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 12 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पीएम मोदी के लंबे कार्यकाल पर यह पूजा अर्चना, हवन का भी अनुष्ठान किया गया। बद्री और केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु के लिए भी पूजा अर्चना यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधिक प्रधानमंत्री रहते हुए जो कार्य किए गए, आज लगभग 10 वर्ष से ऊपर, 12 वर्ष से ऊपर उनके कार्यकाल को हो गया। आज 10 जून के दिन चारों धाम में भगवान की पूजा, उनकी दीर्घायु की कामना, यशस्वी की कामना और देश को जिस प्रकार से उन्होंने आज
जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है, और चार धाम में तो ये कह सकते हो जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी जो जोड़ी, और आज रोडों की सुविधा देखते हुए कम से कम ये समझ सकते हैं कि यात्री प्रचुर मात्रा में लगभग 30 लाख यात्री आज तक दर्शन कर चुका है। पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संजय। किस तरीके के अनुष्ठान यहाँ पर किए गए हैं? 12 साल को लेकर, तमाम कार्यकाल को लेकर, प्रधानमंत्री का एक लंबा कार्यकाल रहा, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। किस तरीके की विशेष पूजा अर्चना और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अभी? देखिए, पीएम मोदी के जो 4399 दिन का जो कालखंड पूरा हुआ, इसकी सफलता के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा अपने जो अधिष्ठात्री मंदिर हैं उनमें जो है विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो यहाँ पे धर्माधिकारी आचार्य स्वयंवर सेमवाल की अगुवाई में यहाँ पे विशेष अभिषेक पूजन किया गया, और साथ ही पीएम मोदी की दीर्घायु की कामना के साथ साथ देश में खुशहाली की भी जो है कामना भगवान वज्र विशाल से की गई। वहीं केदारनाथ धाम सहित जो नरसिंह मंदिर, नवदुर्गा मंदिर में भी जो है विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। यहाँ बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती के नेतृत्व में जो है यहाँ पर पूजा अर्चना का जो है कार्यक्रम किया गया, और साथ ही भगवान नरसिंह संजय, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है और उस पूजा अर्चना में कौन कौन शामिल रहा? देखिए, जो बीकेटीसी के धर्माधिकारी के साथ साथ जो वेद पाठी और तमाम जो बद्रीनाथ धाम के जो में आए हुए जो श्रद्धालु थे वो इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम में मौजूद थे। पूजा अर्चना, सुबह अभिषेक महाअभिषेक पूजन किया गया, और वहीं नरसिंह मंदिर में जो पूजा और हवन कार्य संपादित किया गया उसमें बीकेटीसी उपाध्यक्ष के साथ साथ जो तमाम दर्जा प्राप्त जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, साथ ही भाजपा के जो वरिष्ठ और कार्यकर्ता हैं वो जो है नरसिंह मंदिर में मौजूद थे। साथ ही केदारनाथ धाम में भी के साथ साथ जो बीकेटीसी के जो अधीनस्थ जो मंदिर हैं उन मंदिरों में भी जो है पीएम मोदी के नाम की जो है विशेष पूजाएं अर्चनाएं अभी भी जारी है, और शाम की पूजाओं में भी जो है ये विशेष आयोजन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया संजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी भी पूजा अर्चना की जा रही है, तमाम ऐसे कार्यक्रम है जो इस कार्यकाल को लेकर रखे गए हैं। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में मानसून से पहले सीएम धामी हाई अलर्ट पर है। सभी विभागों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। 15 नवंबर तक तमाम जो गड्ढे हैं उसे भरा जाना है, गड्ढों को ठीक किया जाना है। आपदा और स्वास्थ्य प्रबंधन पर खास फोकस रहेगा और यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही है। मौसम को लेकर हाई अलर्ट पर है तमाम गाँव। मौसम अलर्ट गांव-गांव तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जल निकासी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली, पानी और तमाम जो सेवाएं हैं उसे भी दुरुस्त करने के मुख्यमंत्री धामी ने ये निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून से पहले सभी तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक सभी रास्ते गड्ढे मुक्त होने चाहिए। आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं को मजबूत रखा जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी की पहले से तैनाती हो और लैंडस्लाइड वाले इलाके पर भी अपडेटेड मानचित्र तैयार किया जाए। 24 घंटे समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं के लिए हेली एम्बुलेंस सहित विशेष आपदा व्यवस्था करने को लेकर तैयार रहने के लिए कहा गया है। साथ ही मानसून में बिजली, पानी और तमाम जो सेवाएं हैं जिससे जो सुविधाएं हैं या फिर किसी तरीके की आपात स्थिति में कंट्रोल किया जा सके, उन तमाम तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। वहीं उत्तराखंड में चिकित्सकों ने फूका है आंदोलन का बिगुल। 15 जून से प्रदेश व्यापी पूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। मांगे पूरी ना होने पर ठप करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं। विभागीय निदेशक की नियुक्ति और पदोन्नति की मांग की जा रही है। बायोमेट्रिक उपस्थिति इस प्रोसेस को लेकर डॉक्टरों में नाराजगी है। फैसला ना होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली ये खबर है। प्रदेश के आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया।
डॉक्टरों ने ये चेतावनी दी है कि यदि शासन स्तर पर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो वे 15 जून से प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार करेंगे। डॉक्टरों की मुख्य मांगों में विभागीय निदेशक की नियुक्ति है, समयबद्ध पदोन्नति है, MSCP लाभ और मोबाइल ऐप आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति की समस्याओं का समाधान शामिल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आंदोलन की तस्वीरें हैं। तमाम जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो बेहद आक्रोशित, और अब ये लास्ट चेतावनी मानी जा रही है जो चिकित्सा अधिकारियों ने अब तमाम लोगों को दी है, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मामला क्या है, क्यों आक्रोशित हैं चिकित्सा अधिकारी, क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से? में एक बार फिर चिकित्सकों ने बिगुल बजा दिया है और अपनी मांगे पूरी न होने के चलते 15 जून से प्रदेश व्यापी हड़ताल की उन्होंने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। इनकी प्रमुख मांगे हैं जो आयुष विभाग में वर्षों से लंबित सेवा संबंधी समस्याएं हैं, इनका समाधान इनका होना है। चिकित्सा संवर्ग के लिए विभागीय जो निदेशक है उसकी नियुक्ति को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ACR जो समयबद्ध पूर्ण कर ACP और MSP लाभ जो प्रदान करना है। विभागीय निदेशक की नियुक्ति लंबे समय से क्यों नहीं हो पा रही है, क्या मुश्किलें हैं, क्या परेशानी है? की भी चिंता का विषय है क्योंकि लंबे समय से ये शासन प्रशासन से अपना पत्राचार के माध्यम से या पर्सनल मीटिंग के माध्यम से इस बात को रख चुके हैं, लेकिन शायद जो ढांचा है स्वास्थ्य विभाग का उसमें कुछ अड़चने आ रही होंगी। कई विभागों की उसमें संस्कृति होती है, चाहे वित्तीय संस्कृति हो या अन्य कार्मिक विभाग की संस्कृति हो या अन्य संस्कृतियां हो। अगर ये तमाम चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र आंदोलन करने उतर आया या फिर इस तरीके से कार्य का बहिष्कार करेंगे तो कोलैप्स कर जाएगा ये स्वास्थ्य विभाग। ऐसे में क्या बातचीत का दौर भी यहाँ पर जारी है? क्या बातचीत के लिए कोई अधिकारी की तरफ से बातचीत की गई है, कोई पहल की गई है जितेंद्र? किसी भी प्रदेश की या देश की यहाँ चारधाम यात्रा चल रही है। चिकित्सकों की पहले ही उत्तराखंड में कमी है और ऐसी स्थिति में अगर चिकित्सक जो है कार्य बहिष्कार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स होने की संभावनाएं बन जाती हैं। आज इन्होंने ऐलान किया है 15 तारीख से इनका कार्य बहिष्कार का ये कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है कि जरूर सरकार इनकी बात पर संज्ञान लेगी क्योंकि महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा जारी है और उसके बाद चिकित्सा अधिकारियों की ये चेतावनी, स्थिति कोलैप्स ना हो, किसी तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट ना हो, उससे पहले उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से इनकी बातों को सुना भी जाना है और उसका समाधान भी, इनकी परेशानियों का समाधान भी निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों पर आगे। मसूरी में कचरे के ढेर में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। 5 घंटे की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग बुझाने में जुटे हैं 3 दमकल वाहन और आखिरकार उन्हें सफलता हाथ लग गई है। 3 दमकल वाहन और JCB हादसे में नगर पालिका के मैनेजमेंट पर भी सवाल है। आसपास हाइड्रेंट ना होने से, पानी की किल्लत से आग की ये तस्वीरें और अग्नि तांडव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी है मसूरी, आए दिन पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके की हादसे की खबर और इस तरीके की घटनाएं, तमाम सवाल अब नगर निगम के विभाग और उसके तमाम मैनेजमेंट पर उठने लगे हैं। पालिका द्वारा इकट्ठा किए जा रहे इस कचरे को लेकर अब लोगों में आक्रोश भी है। जिसमें इन्हें पता नहीं किस प्रकार लापरवाही के कारण यहाँ पर आग लगी, जिससे कि हमें को जो सूचना मिली हम वहाँ से पहुँचे यहाँ पे और इसके बाद जैसे हमें पहुँचे अपनी कार्रवाई करी। 2-3 टैंकर हमने डाल दिए थे, फिर हम उसको JP होटल से नज़दीकी था, वहाँ से पानी भर के लाए और अब धीरे धीरे शांत कर दिया नगर पालिका की। यहाँ पर ये नगर पालिका ने डंपिंग जोन बना रखा है जो कि बहुत गलत है और यहाँ पे मोहल्ला भी है और इसमें जो है इन्होंने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कूड़ा जमा कर दिया है जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसमें रात को 2-2:30 बजे के लगभग आग लगी है और यहाँ पे एक मकान है जिसने फायर ब्रिगेड को सूचना दी कि यहाँ पर आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड तुरंत यहाँ मौके पर पहुँची और एकदम से 1:30 बजे करीब आग लगी है और फिर हमने 100 नंबर पर कॉल करी। उसके बाद उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड को कॉल करो,
तो हमने फायर ब्रिगेड को कॉल करी। तभी भैया लोग आए और तब से ही आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। तो मसूरी में मार्ग पर हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है कार में सवार थे 4 लोग। रेस्क्यू अभी भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, पुलिस और एम्बुलेंस की टीम पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मसूरी के कोलू खेत शॉर्टकट मार्ग पर एक हादसा हो गया है। एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन में 4 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, एसडीआरएफ की टीम, एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कार गहरी खाई में गिर गई। हालांकि ये दुर्गम भूभाग है, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद जटिल रहा, लेकिन काफी दिक्कतों के बाद भी स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम रस्सी के माध्यम से और तमाम विशेष सामग्रियों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अभी तक कार सवारों की स्थिति की पुष्टि नहीं हो सकी है कि कार में कितने लोग मौजूद थे, उनकी हालत अभी क्या बनी हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रशासन मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू अभियान तेजी से जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में गिर गई है। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ, पुलिस और एम्बुलेंस की टीम। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। रस्सियों के माध्यम से और तमाम मशीन यहां पर पहुंचाए गए हैं, जिनके माध्यम से इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक कार में कितने लोग मौजूद थे, अभी उनकी हालत क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। झड़ीपानी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद इलाके में दहशत भी है। पुलिस टीम की तैनाती भी। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देवप्रयाग में श्रीनगर मार्ग पर सोमवार देर रात एक बुलेट मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर लगभग 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक ललित मोहन भट्ट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान किया गया। दुर्गम खाई में उतरकर एसडीआरएफ और देवप्रयाग पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों युवकों को जीवित अवस्था में बाहर तो निकाल लिया। घायलों की पहचान पीयूष शर्मा और हर्ष के रूप में की गई है। दोनों के पैर में और कमर में चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को एम्बुलेंस से बेस अस्पताल श्रीनगर भेजा गया है। एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई और कुशल रेस्क्यू के चलते दोनों युवकों की जान बच पाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम काफी मशक्कत के बाद इन दोनों ही युवकों को रेस्क्यू करती है। इन्हें बचा लिया गया है, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। तो वहीं देहरादून में नीट पुनः परीक्षा को लेकर मुख्य सचिव का एक निर्देश है। 21 जून की परीक्षा होगी पेपर लीक प्रूफ। नीट अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बारिश के मद्देनजर बैकअप प्लान भी है और बैकअप प्लान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। सघन चेकिंग और निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर खास फोकस रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। देहरादून में आगामी 21 जून को नीट का ये री एग्जाम होना है और इस री एग्जाम को लेकर तमाम तैयारियां की गई है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी किया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी जिलाधिकारियों को पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों का जायजा लिया है और कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। शुचिता बरकरार रहनी चाहिए। बारिश को देखते हुए बैकअप प्लान भी तैयार रखने को कहा गया है। इसके अलावा सरकार ने नीट अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की भी सुविधा दी है। ये भी ऐलान किया गया है, यानी कि पैसे नहीं लगेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की जाती है। तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। नीट के इस री एग्जाम को लेकर बारिश के मद्देनजर बैकअप प्लान रखने के भी निर्देश दिए गए। चलिए फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।